अस्सलाम वालेकुम। यार इतनी देर लगा दी आप लोगों ने आने में, क्या है? टाइम देखा जरा। दुरूद शरीफ पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें। एक प्रोडक्ट के 400 यूनिट्स हैं, एक प्रोडक्ट है ए, 400 यूनिट्स हैं उसके। मैं आपको कल बता रहा था एनआरवी की कैलकुलेशन के लिए कुछ नसीहतें, दो बातें बता दी थी। एक बात ये की थी कि प्रोडक्ट्स अगर एक से ज्यादा हैं तो हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग कॉस्ट और एनआरवी कंपेयर करें। दूसरी बात ये की थी कि एक प्रोडक्ट के जितने यूनिट्स हैं उनको तो मिला लें साथ, लेकिन अगर उनमें से कुछ डैमेज्ड हैं तो डैमेज्ड वालों की कॉस्ट एनआरवी का कंपैरिजन नॉर्मल वालों से अलग रखना है। ये कल दो बातें की थी। अब एक तीसरी बात बता रहा हूं। अगर वेटेड एवरेज मेथड है, एक प्रोडक्ट है प्रोडक्ट ए और इसके 400 यूनिट्स पड़े में, वेटेड एवरेज मेथड है इसलिए कॉस्ट पर यूनिट है 40, जबकि एनआरवी पर यूनिट है 42। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कितनी टोटल? हाँ जी। अच्छा, अब आप वैल्यू कैलकुलेशन ऐसे भी कर सकते हैं कि 40 और 42 को कंपेयर कर लें। 40 लोअर है और इसको मल्टीप्लाई कर दें 400 से, तो वैल्यू बन जाएगी 400 इंटू 40, 16,000। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि टोटल कॉस्ट निकाल लें पहले। कैसे? 400 इंटू 40, 16,000, और टोटल एनआरवी निकाल लें। कैसे? 400 इंटू 42, 16,800, और फिर इन दोनों में से इसको कह दें वैल्यू। दोनों से टोटल निकालें फिर कंपेयर कर लें, या पर यूनिट कंपैरिजन करके बाद में यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें, एक ही बात है। लेकिन अगर होता FIFO मेथड और फिर ये जो 400 यूनिट्स हैं ये आ रहे होते लेट्स से 180 यूनिट्स होते 39 के, और 220 होते 43 वाले। क्या जी? और बाकी यही है एनआरवी ₹42। अब वैल्यू कैसे निकालें? ये 400 यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक ही है, उनमें से इतने, ये 400 ही बनता है ना। 180 इस रेट वाले हैं, 220 इस रेट वाले हैं जी। क्या जी? क्या नजर नहीं आ रहा? मतलब क्या मसला है? स्क्रीन पे क्या ब्लर हुआ है या क्या मसला है यार? असल में वो लाइट, यार वो लाइट्स बंद रखनी होती है, वो क्यों ऑन की हैं? वो लाइट्स चेक करो जरा, वो बंद रखनी होती है, वो ऑन कर ली है तो शेड पड़ रहा है। उधर देखें ना, जरा अंदर आए। उस दिन आसिम साहब को लाइट्स बता के गए थे कि ये बंद रखनी है, वो वाली, वो जो एनर्जी सेवर डल रहा है वो बंद करें। वो एनर्जी से, हाँ ये इसकी बात कर रहा था।
हाँ भाई जल्दी बताना यार, पहले आप लोग ना लेट आए हैं फिर। जी सॉल्व हुआ मसला कि नहीं हुआ? मुझे तो बताएं यार, कुछ बोलूं आगे कि ना बोलूं, क्या मसला है? क्यों सस्पेंस रख रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ, मुझे बताएं क्या हुआ मसला, हल के नहीं हुआ है? नहीं इसका नहीं। बेटा अगर पढ़ा जा रहा है तो फिर आगे चले ना, कि विजिबल है नहीं तो मैं पढ़ के बता दूंगा ना जवाब। मैं इसी प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं कि 400 यूनिट स्टॉक में है, अगर वेटेड एवरेज मेथड था तो सबका एक ही रेट आ रहा होगा। ये कॉस्ट पर यूनिट थी, एनआरवी पर यूनिट थी, चाहे आप ऐसे कॉस्ट एनआरवी कंपेयर करके फैसला कर लें, चाहे 40 और 42 कंपेयर कर लें और फिर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें, एक ही बात हुई। अब यहां पर क्या करना चाहिए? इन 180 में ये लोअर है और 220 में ये लोअर है। हाँ जी, कल मैंने आखिरी पॉइंट ये बोला था कि अगर एक प्रोडक्ट के मुख्तलिफ यूनिट्स हैं, मुख्तलिफ नहीं, अगर एक प्रोडक्ट के यूनिट्स हैं तो उनको सब हम अलग अलग कॉस्ट एनआरवी कंपेयर करें या टोटल करके कर लें, क्योंकि एक ही जैसे हैं सारे, सबने एक जैसा बिकना है, तो ए बी सी डी प्रोडक्ट्स का भी नेट टोटल कंपेयर कर लेते हैं। प्रोडक्ट ए बी सी डी सबका नेट टोटल कर लेते हैं कंपेयर। नहीं, उनमें प्रोडक्ट कोई अच्छा हो सकता है, कोई बुरा हो सकता है, तो एक ही अच्छाई में दूसरे की बुराई ना छुप जाए, इसलिए प्रोडक्ट की अलग अलग कंपैरिजन था। लेकिन प्रोडक्ट एक ही है और उसके ज्यादा यूनिट्स हैं, उनको तो टोटल ही कर लेंगे कंपेयर। यहां पर चूंकि कॉस्ट पर यूनिट भी एक ही फिगर है, एनआरवी भी एक फिगर है, इसलिए यहां तो ऐसे भी काम चल गया। ऐसे कैसे कि नहीं, ये ऐसे कि पर यूनिट ही कंपेयर करके फैसला कर लिया। अदरवाइज सही तरीका ये कि प्रोडक्ट के जितने यूनिट्स एक जैसे हैं सारे, उनकी टोटल कॉस्ट और टोटल एनआरवी को कंपेयर करें। ये तरीका 40 और 42 का कंपैरिजन करके इसलिए चल गया, प्रोडक्ट एक है, उसके 400 यूनिट्स हैं, सब एक जैसे हैं। वेटेड एवरेज मेथड है, इसलिए पर यूनिट कॉस्ट सबकी 40 रुपए ही है, एनआरवी पर यूनिट 42 है। क्योंकि कॉस्ट पर यूनिट भी एक ही है, एनआरवी पर यूनिट भी एक ही है, तो चाहे 40 और 42 कंपेयर करके लोअर लें, यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें ताकि वैल्यू निकल आए, या फिर पहले टोटल कॉस्ट निकाल लें, फिर टोटल एनआरवी निकाल लें और इनको कंपेयर कर लें। ये दोनों ठीक हैं। क्यों दोनों से काम चल गया? क्योंकि एक ही पर यूनिट कॉस्ट सेम है सबके लिए, एक ही एनआरवी पर यूनिट सबके लिए सेम है। अदरवाइज इन दोनों में से असल तरीका ये है ना, ये सिर्फ चला लिया क्योंकि रेट एक ही था सबका। अगर हम यहां पर इनके लिए 39 को 42 से कंपेयर कर लें और इनके लिए 43 को 42 से कंपेयर कर लें, तो ये बेचारे तो लगेगा जैसे बुरे हैं, हालांकि ये तो हमारा कॉस्टिंग मेथड है, ये 220 को खराब यूनिट्स तो नहीं है, ये तो सारे 440 एक जैसे हैं। तो FIFO मेथड में ये वाला काम नहीं चल सकेगा, इसलिए ऐसे ही करना पड़ेगा। ऐसे ही कैसे ही? कॉस्ट निकालनी पड़ेगी 180 39 वाले, 220 43 वाले, 16 और एनआरवी निकालनी पड़ेगी 400 42 वाले, और अब इनको कंपेयर करके फैसला होगा। ठीक है, एक प्रोडक्ट के जितने भी यूनिट्स हैं, लेकिन खराब वाले ना हो, खराब वाले हो तो उनको नॉर्मल से अलग रखना है, वरना कीड़ा उन पर भी लग जाएगा। खराब वालों को अलग कॉस्ट एनआरवी कंपेयर करना है, नॉर्मल वालों को अलग करना है। लेकिन ये जो नॉर्मल वाले हैं, ये 400 के 400 एक जैसे हैं, इसलिए इनकी टोटल कॉस्ट टोटल एनआरवी कंपेयर करनी है। वरना अगर पर यूनिट कॉस्ट पर यूनिट एनआरवी कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? FIFO के केस में बिला वजह एनआरवी राइट डाउन होने लग जाएगी। यहां पर आप चाहे टोटल कंपेयर कर लें, चाहे इनको कंपेयर कर लें, काम चल जाएगा, क्योंकि सबके लिए सेम पर यूनिट है।
इसलिए इसके बगैर ये काम चल गया। इससे फायदा सिर्फ ये हुआ कि एक मल्टीप्लाई बच गया, लेकिन फाइफो में आप इनको कंपेयर नहीं करेंगे, टोटल ही कॉस्ट को टोटल एनआरवी से कंपेयर करेंगे। तो ये थी तीसरी नसीहत कि आपने अगर एक प्रोडक्ट के यूनिट्स, एक्चुअली ये दूसरी वाली बात को मैंने और एक्सप्लेन किया है जो कल दूसरी बात लिखवाई थी कि अगर प्रोडक्ट के एक प्रोडक्ट के यूनिट सब एक जैसे हैं तो आपने उनकी टोटल कॉस्ट टोटल एनआरवी को कंपेयर करना है। ये बात मैंने कल बता दी थी, बस वैसी उसी का एक और एंगल दिखाया आपको जी। एनआरवी तो भी पर यूनिट ही दी हुई है मैंने। क्यों होता है ऐसा? नहीं, वही पूछ रहा हूं ना, क्यों होता है ऐसा? क्या ये डिफरेंट यूनिट्स होते हैं या एक जैसे होते? कॉस्ट फर्क क्यों है? क्योंकि सारे डिफरेंट डेट्स पे खरीदे थे तो फाइफो मेथड है, डिफरेंट कॉस्ट आई। एनआर क्यों डिफरेंट होनी है? सेल प्राइस क्यों डिफरेंट होगी? उन 180 की और इनकी और क्यों होगी ऐसे? चलो फिर भी मान लेते हैं, फिर भी प्रोडक्ट के यूनिट्स तो एक जैसे हैं ना, तो हम उनकी टोटल को कंपेयर करते हैं क्योंकि हैं सब एक जैसे यूनिट्स। कुछ लिखना है तो लिखे, मैं फिर आगे अगले पॉइंट पे चलूं। जी दोबारा बोलिए। अच्छा, नहीं मुझे बात समझ नहीं आई, दोबारा बोलिए। किसकी प्राइस एक ही होगी? फाइफो पूछ रहे हैं, वेटेड एवरेज पूछ रहे हैं, फाइफो पूछ रहे हैं, यानी ये अलग अलग ना हो। हाँ फिर तो अगर ये फाइफो में भी बचे ही सिर्फ आखिरी वाले में से होते तो फिर तो वो यही वाली गाइडेंस ही बन जाती ना। ये तो मैंने वेटेड एवरेज और फाइफो का फर्क सिर्फ इसलिए बोला है कि फाइफो में मोस्टली अलग अलग रेट्स के आ रहे होते हैं, वेटेड एवरेज में एक ही आ रहा होता है, इसलिए मैंने फाइफो वेटेड एवरेज बोला है। अगर फाइफो में भी एक ही रेट वाले आ रहे हैं तो फिर ये वाली बात चल जाएगी। होनी चाहिए नहीं वैसे, क्यों कर दिए तो फ्यूचर तो भी नहीं आया ना, होनी तो सेम चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट समझ लें, वो फिर लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट समझें। यस, कौन सा नेक्स्ट पॉइंट? क्या पढ़ा रहा हूं मैं, क्या बात हो रही है? एनआरवी कैलकुलेशन करने की नसीहतें कर रहा हूं। एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बी, और इसके कुछ यूनिट्स पड़े हुए हैं, 300 यूनिट्स पड़े हुए हैं। इनको बेचने के लिए दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि इसको बेच लें 1200 रुपए का, लेकिन एजेंट को कमीशन देनी पड़ेगी 50 रुपए। और एक और ऑप्शन है कि इस पे थोड़ा खर्चा करें, इंप्रूव करें इसको, कॉस्ट टू रिपेयर कह लें बेशक, 400 रुपए लगाएं इस पे, फिर ये बेच लें 1580 रुपए का, और एजेंट को बहरहाल 50 रुपए तो देने ही है। 1130। मैनेजमेंट के पास ये दो ऑप्शंस हैं, चाहे इसको अभी इसी हालत में बेच दें 1200 का, ये कॉस्ट टू सेल, या फिर इसको इंप्रूव कर लें और महंगा बेच लें। ये मैनेजमेंट के पास दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। एनआरवी क्या होंगे? एनआरवी हम क्या यूज करें? हायर वाली, हायर वाली। हाँ जी, ये हमने तो लोअर नहीं करना होता। तो लोअर नहीं करना होता। अच्छा, वो जो रूल है ना लोअर वाला, वो ये मतलब नहीं है कि आप कम से कम जाके बेचें बल्कि मुफ्ती बेचें, फेंक ही हैं जाके। सिर्फ वो लोअर वाला रूल है कि एनआरवी और कॉस्ट में से लोअर।
एनआरवी कैसे निकलेगी? सेल प्राइस माइनस खर्चे। बेचना कहां है? ये तो बिजनेस ने खुद अपनी अकल से सोचना है। तो जहां बेचने में ज्यादा फायदा होगा यकीनन वहीं बेचेगा जाके। अगर इसी तरह बेच देता है तो नेट इतना मिलता है, अगर इंप्रूव करके बेचता है तो नेट इतना मिलता है, तो क्यों करें इंप्रूव, ऐसे ही बेच देंगे। एक बार एनआरवी निकले फिर उसके बाद उसका कॉस्ट के साथ मुकाबला है। तो इसमें अब नसीहत ये लिख लें कि अगर एक प्रोडक्ट को बेचने के एक से ज्यादा ऑप्शंस हैं तो हमने एनआरवी लेनी है जो उनमें से हाईएस्ट है। अगर किसी प्रोडक्ट को सेल करने की एक से ज्यादा ऑप्शंस हैं तो हम एनआरवी लेंगे जो उन ऑप्शंस में से हाईएस्ट होगी। अगर एक प्रोडक्ट को सेल करने की एक से ज्यादा ऑप्शंस हैं तो हमने एनआरवी लेनी है जो उन ऑप्शंस में से हाईएस्ट है। तो इस मिसाल में ये एनआरवी, अजीब सी क्या बात रिपेयर भी करा रहे हैं, मतलब वो सही नहीं है एज कंपेयर टू कि हम बस कुछ भी नहीं कराते और हमें रिपेयर करवाते हैं। इसमें अच्छी कौन सी बात? इसको इंप्रूव कर रहे हैं, उसकी नई मार्केट बेहतर, यानी वो लोग नहीं पैसा देने को तैयार होंगे तो इंप्रूव्ड प्रोडक्ट वाला ये हो सकता है महंगा बिक जाए, इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें हम थोड़ी चेंज कर लें, हो सकता है चेंज करने के बाद ना वो इतना ज्यादा महंगा बिक सके, जरूरी नहीं है। देखिए एक चीज अगर बहुत ज्यादा डिमांड है उसकी, लोग खरीदने को तैयार हैं और उसके लिए पैसे देने को तैयार हैं, जरूरी तो नहीं कि उसको इंप्रूव कर लें तो लोग भी पसंद करेंगे, जरूरी तो नहीं है, है? क्या? हाँ हो सकते हैं। अच्छा ये जो मैंने दो ऑप्शन मिसाल बताई है, ये भी हो सकता है कि ये अभी डिफेक्टिव है और इनको ऐसे ही बेच दे तो इतने के बिकेंगे, ठीक करके बेचे तो इतने के बिकेंगे। तो ठीक है, दो ऑप्शन हैं, हम एनआरवी उसी को लेंगे जो हाईएस्ट है। ठीक है, नोटेड। चलो जी अगली नसीहत। ईयर एंड पे स्टॉक मौजूद है, ईयर एंड पे स्टॉक मौजूद है और उसकी एनआरवी कैलकुलेट कर रहे हैं। एनआरवी कैलकुलेट करते हुए ये वाला डाटा या ये वाला डाटा, फ्यूचर वाला, तीन प्राइसेस बता रहा हूं आपको। ये प्रोडक्ट रिसेंटली यानी पास्ट में हम बेचते आए हैं ऑन एन एवरेज 450 रुपए का, लेकिन अब हो गए हैं मार्केट में हालात तब्दील और चीजें हो गई हैं सस्ती। हो सकता है टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, हो सकता है कंपेटिटर्स आ गए हों, मार्केट में रेट गिर गए हैं चीजों के, और जो कंपेटिटर्स हैं उन्होंने अपनी प्राइस, या मार्केट कह लें, इन्होंने अपनी प्राइस कम कर ली है और वो ले गए हैं 350 पे। लेकिन हमें अभी भी उम्मीद है, हम यानी एंटिटी, हमें अभी भी लगता है कि हम बाकियों से बेहतर ही हैं और हम ये चीज 360 की बेच लेंगे। ये पास्ट है, इतने की बेचते आए हैं, ये फ्यूचर के अंदाजे हैं। मार्केट में बाकियों ने प्राइस इतनी कर दी है या उम्मीद है कर देंगे, हमें अभी भी लगता है हम इतने की बेच लेंगे। एनआरवी निकालने के लिए सेल प्राइस क्या यूज होगी? 360 या 350? हाँ जी 360 नहीं, अच्छा चले, जिनको लगता है 350 तो क्यों? लॉस क्या? इसलिए 350। अच्छा इस वजह से
चलें, अब बताएं। हाँ जी, अच्छा जो भी चले, जो बोल रहे हैं, क्या अब बदल की बात या अभी भी उसी पे टाइम है? तो जिनको 350 लग रहा था, अब 360 है या अब 370? 360 पे चले गए। अच्छा चले, ठीक है। मैंने ये कहा है कि एनआरवी निकालने के लिए टॉप प्रायोरिटी वो है कि हम नहीं, हायर नहीं, हम कितने की बेच लेंगे, क्योंकि एनआरवी निकालते हुए सेल प्राइस हमने अपने हिसाब से एस्टिमेट करनी है, क्योंकि जरूरी तो नहीं कि हम बाकियों जैसे हो, क्या पता बाकियों से बेहतर हो। तो इसलिए एनआरवी निकालने के लिए सेल प्राइस टॉप प्रायोरिटी है कि हम कितने का बेच लेंगे, तो 360। हाँ, अगर ये ना पता होता, ये दोनों चीजें पता होती, तो 350 क्यों? क्योंकि अगर प्राइसेस डाउन हो गई हैं तो हम भी शायद फिर इतने की ही बेचेंगे, शायद, क्योंकि ये पता नहीं है ना। अगर ये तीनों पता है तो ये बात कम ज्यादा की नहीं हो रही है, बात ये नहीं है कि ये ज्यादा है इससे तो हमने ये लेनी है, नहीं, हमारा बेस्ट एस्टीमेट क्या है और ये क्यों नहीं, वो तो पास्ट है, हम तो एनआरवी फ्यूचर देख रहे होते हैं। तो अगर ये तीनों चीजें अवेलेबल है तो एनआरवी इसकी बेस पे निकलेगी। लेकिन अगर, इसलिए मैं इसको फर्स्ट प्रायोरिटी कह रहा हूं, और अगर ये नहीं पता तो फिर इसकी बेस पे, क्योंकि मार्केट में अगर प्राइस डाउन है तो हम भी शायद फिर कम ही बेचेंगे, और अगर फ्यूचर का पता ही कुछ नहीं है, बस पास्ट पता है, तो अगर पहले भी इतने की बेचते आए हैं तो आइंदा भी बेच ही लेंगे इतने की, तो फिर हम 450 ही को यूज कर लेंगे। तो ये मेरा ये फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखने का मकसद है। तो अगर आप इसको नोट करें तो फिर साथ ये बात लिखें कि एनआरवी कैलकुलेट करते हुए सेल प्राइस इस प्रायोरिटी के हिसाब से लेनी है। चले, नोटेड, तो ये एनआरबी की नसीहतें हो गई पूरी। अब करते हैं प्रैक्टिस। एक सवाल करते हैं पास्ट पेपर का और एक मैं आपको होमवर्क दे देता हूं। तो पहले बता देता हूं होमवर्क। इन्वेंट्री वैल्यूएशन वाले नोट्स में, इन्वेंट्री वैल्यूएशन वाले नोट्स में क्वेश्चन नंबर 8, बेसिक कॉन्सेप्ट वाले नोट्स में नहीं, इन्वेंट्री वैल्यूएशन वाले नोट्स में क्वेश्चन नंबर 8, सुपीरियर एंटरप्राइजेस। ठीक है जी, ये होमवर्क है। और अभी आप पढ़ लीजिए, मैं करता हूं बोर्ड पे। कॉस्ट के पास्ट पेपर का सवाल है। अच्छा, जिन लोगों ने तो पैक की बुक ली हुई है उनको बता देता हूं पेज। इसमें पेज 10 पे क्लास वर्क 4 है, पेज 10। जिनके पास ये है उसमें पेज 10 पे आए, क्लास वर्क 4 XYZ लिमिटेड। और जिनके पास ये नहीं है, और उसका मैंने आपको अल्टरनेटिव बताया था कि अगर आपके पास किसी और कॉलेज की बुक है या नहीं तो पास्ट पेपर्स ही अगर निकाले हुए हैं तो आप आ जाएं स्प्रिंग 2010 अटेम्प्ट, स्प्रिंग 2010 का क्वेश्चन 1। और जिनके पास कुछ भी नहीं है वो निकले यहां से, मर जाए जाके। स्प्रिंग 10 अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 1 जी, XYZ लिमिटेड। बाकी इधर हमसायों की मदद ले लें, शेयर कर लें आपस में। सवाल पढ़ लीजिए, मैं करता हूं बोर्ड पे।
कौन सा क्वेश्चन, वही तो बता रहा था अभी। कहां से बताऊं, पैक की बुक से, पास्ट पेपर से, कहां से बताऊं? और नोट्स में नहीं है ये। अगर आप ये इन्वेंटरी वैल्यूएशन के नोट्स में ढूंढ रहे हैं, उनमें नहीं है। मैं फिर लोकेशन बताता हूं। जिनके पास किसी भी और कॉलेज की बुक हो या पास्ट पेपर्स ही का बंडल बना हुआ हो, उसमें आए स्प्रिंग 2010 अटेम्प्ट, स्प्रिंग 2010 अटेम्प्ट में क्वेश्चन नंबर 1 था। और जिनके पास पैक की बुक है, उसमें पेज नंबर 10 के ऊपर XYZ लिमिटेड। फिर नोट्स के पेज पलटे जा रहा है यार, इनमें नहीं है। क्वेश्चन मिल गया? हाँ, तो मेरी शक्ल का देखने पड़े, सवाल पढ़े मैं करता हूं बोर्ड पे। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास में स्टाफ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भिजवानो, वीडियो साउंड सही है। कोई सवाल पूछना हो किसी ने? वो जो क्लोजिंग है वही अगले ही में ओपनिंग है। वो ओपनिंग कहाँ से आया? पिछले साल का क्लोजिंग था ना, तो वो जो पिछले साल का क्लोजिंग था उसकी कॉस्ट एनआरवी निकाली हुई थी, वही अगले साल का ओपनिंग बन गया। जी जी जी। तो वो मार्केट ही क्यों नहीं ले रहे? अगर हमने अपनी से एस्टिमेट कर लिया वो 450 फॉर एग्जांपल कॉस्ट में है, तो हम 470 का एस्टिमेट और मार्केट में नहीं शुगर, अरे नहीं, जो एस्टिमेट कर रहे हैं वो ऐसी थोड़ी कि चलो तू बता क्या करें 500 कर ले, ऐसे नहीं। बेस्ट एस्टिमेट लगा रहे होंगे ना। हमें यकीन है कि हमारा प्रोडक्ट बाकियों से बेहतर है, तो महंगा बेच लेंगे तो बेच लेंगे। लेकिन उतना नॉर्मल डिफरेंस नहीं था उस स्लाइड से 10 डिपेंड करता है कि वो कितना कोई बेहतर है बाकियों से। तो ये बेस्ट एस्टिमेट है, लेकिन हमारा बेस्ट एस्टिमेट है कि हम कितने का बेच लेंगे। मतलब अगर हम मार्केट के साथ ही चल रहे हैं मजबूरन, तो फिर तो मार्केट वैल्यू ही है। वरना हम अगर अंदाजा लगा रहे हैं कि हम महंगा बेचेंगे तो बेच लेंगे महंगा। जी, और कोई सवाल? कोई नहीं? अल्लाह हाफिज। अंदर जाके देख लो। हाँ जी, पढ़ लिया। 4 प्रोडक्ट्स हैं और चारों की इंफॉर्मेशन दी हुई है, और सवाल के एंड में इनकी वो अमाउंट पूछी है क्लोजिंग स्टॉक की, जो 31 दिसंबर 9 की बैलेंस शीट में आनी है। यानी अमाउंट पूछी है जो बैलेंस शीट में आनी है, वैल्यू पूछी है जो कि होगी लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। बिल्कुल सही है। तो अब 4 प्रोडक्ट्स हैं, तो सबकी ग्रैंड टोटल कॉस्ट, ग्रैंड टोटल एनआरवी निकालना है। हमें हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग करना पड़ेगा। सवाल की रिक्वायरमेंट को पढ़ के समझ के टारगेट करते हैं रिक्वायरमेंट पहुंचना कहां है, तो हमें इन चारों की वैल्यू यानी कॉस्ट और एनआरवी में से लोअर निकालनी है। अब यहां पहुंचने के लिए चाहिए क्या क्या? क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स पता हूं नहीं, ओपनिंग क्यों? क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स चाहिए, कॉस्ट चाहिए और एनआरवी चाहिए, तो वैल्यू पता चल जाएगी। तो क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स, कॉस्ट और एनआरवी ये चाहिए। 4 प्रोडक्ट्स हैं, सवाल में टेबुलर डाटा दिया हुआ है। आप आंसर भी ऐसे कर सकते हैं कि चारों को साथ साथ चला लें, ABCD कॉलम बनाएं, सबकी कैलकुलेशन साथ साथ कर लें। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक एक प्रोडक्ट को एक एक करके सॉल्व करें।
वरना सबको साथ चलाएंगे ना तो रश मच जाएगा, फिगर्स मिक्स हो जाएंगी। प्रोडक्ट ए को कर रहा हूं मैं सॉल्व। अच्छा, करना क्या है, हर प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स चाहिए, कॉस्ट और एनआरवी ये निकालनी है। जब ये पता चल गया ना कि पहुंचना कहां है और उसके लिए क्या क्या चाहिए, तो फिर एक एक करके चीज सवाल में ढूंढेंगे तो मिल जाएगी, वरना सारे सवाल का डाटा देखेंगे तो कहेंगे इसका क्या करना है। तो इसलिए जहां पहुंचना है उसके लिए क्या चाहिए, जो चाहिए वो ढूंढें। क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स चाहिए, दिए हुए हैं, लेकिन इनमें से खराब भी हैं, तो हमें खराब के लिए अलग और सही के लिए अलग। तो क्लोजिंग यूनिट्स हो गए, सही वाले पता नहीं, खराब वाले 300। तो टोटल अगर 5 हैं तो सही वाले कितने हुए, 46। क्लोजिंग के यूनिट्स आ गए। और क्या चाहिए, कॉस्ट। कॉस्ट निकालने के लिए मेथड वेटेड एवरेज, कॉस्ट कर लेते हैं कैलकुलेट। अच्छा, चूंकि वेटेड एवरेज है तो फिर ओपनिंग और नए इन सब को मिला के रेट निकालना पड़ेगा। ओपनिंग कितने थे यूनिट्स, 10,000। नए कितने बनाए, 50,000। ये टेबल में दिए हुए हैं सारे। ये जो 50,000 बनाए ये कितने के बने, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितनी, 4 लाख गिवन है। अच्छा, ओपनिंग के बारे में एक बात पहले मैं आपको बस नॉलेज के लिए लॉजिकल बात बता रहा हूं, सिर्फ नॉलेज के लिए, फिर एग्जाम में क्या करें फिर वो बताऊंगा। पहले नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ना सुनना हो कोई बात नहीं, पहले मैं नॉलेज के लिए बात बता रहा हूं, फिर एग्जाम के लिए गाइड कर दूंगा। नॉलेज की बात यह है, लॉजिकल बात यह है कि ये जो कॉस्ट की कैलकुलेशन, चाहे पीरियोडिक हो चाहे परपेचुअल हो तो इन्वेंट्री कार्ड बन रहा होगा, पीरियोडिक है तो टोटल का रेट निकल आएगा। अगर परपेचुअल है, इन्वेंट्री कार्ड बन रहा है, तो प्रैक्टिकली लॉजिकली कॉस्ट्स की कैलकुलेशन अलग रखी जाती है, एनआरवी की कैलकुलेशन अलग रखी जाती है। कॉस्ट्स की कैलकुलेशन कॉस्ट्स को यूज करके होगी। जैसे ये जो ओपनिंग स्टॉक है ये पिछले साल क्लोजिंग था ना, तो पिछले साल जब ये क्लोजिंग था तो इसकी कॉस्ट एनआरवी कंपेयर की होगी, कॉस्ट थी इसकी 70, एनआरवी तो इसको कितने पे वैल्यू किया होगा, 70 पे। इसी तरह प्रोडक्ट बी, पिछले साल, ये ऊपर टेबल में टॉप पे दिया हुआ है, पिछले साल ये क्लोजिंग था। अच्छा, ओपनिंग ना कोई अलग से कैलकुलेटेड चीज नहीं होती है, जो पिछला क्लोजिंग था वही अगले लम्हे ओपनिंग हो गया होता है। तो पिछले साल बी को जब क्लोजिंग कैलकुलेट किया गया था तो कॉस्ट 120 थी और एनआरवी 110 थी, तो क्या यूज किया होगा, 110। जब मैं यहां पर प्रोडक्ट बी सॉल्व करूं अगर, तो इस 10,000 के सामने क्या लिखूं, प्रोडक्ट बी के लिए करूं अगर तो यहां क्या लिखूं, 110 के 120 है। तो फिर मैं आपसे जो इसलिए बता रहा हूं कि ये जो अभी पहले बात कर रहा हूं ये सिर्फ नॉलेज के लिए, सिर्फ एक लॉजिकल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं कि बिजनेसेस कॉस्ट्स की कैलकुलेशन कॉस्ट्स की बेस पे करते हैं, क्योंकि उसको फिर एनआरवी से कंपेयर करना होता है। तो एनआरवी की कैलकुलेशन सेपरेट चलेंगी, कॉस्ट की सेपरेट चलेंगी, क्योंकि आज अगर एनआरवी कम है तो कल को ज्यादा भी हो सकती है। अब अगर कल को ज्यादा हो जाएगी फिर क्या फिगर यूज करनी होगी, कॉस्ट की एनआरवी। अभी कॉस्ट कम ज्यादा थी, एनआरवी डाउन थी, तो वैल्यूएशन में क्या ले ली होगी, एनआरवी। लेकिन हो सकता है अगले साल एनआरवी बहुत बढ़ जाए, फिर क्या करना होगा। तो ये तभी कर पाएंगे ना जब कॉस्ट को अलग चला रहे होंगे, एनआरवी को अलग चला रहे होंगे। तो प्रैक्टिकली भी लॉजिकली भी कॉस्ट की कैलकुलेशंस अलग करनी चाहिए। तो फिर अगर प्रोडक्ट बी की कॉस्ट निकाल रहे होते तो सही लॉजिकल तरीका यह है कि यहां पर क्या लिखें, 120 यहां तक सुनी बात, ये लॉजिकल और प्रैक्टिकल बात। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगली बात, एग्जामिनर इस वक्त आपसे इतनी लॉजिकल डिटेल में जाने की बजाय वो ये चेक करना चाह रहा होता है कि बच्चे को ये लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी पता है कि नहीं पता। तो एग्जाम पर्पस के लिए जब मैं प्रोडक्ट बी सॉल्व कर रहा हूं तो पिछले साल प्रोडक्ट बी का क्लोजिंग स्टॉक 120 रखा था या 110, तो हम यहां 110 लिखेंगे। ऊपर से गया, दोबारा सुने जो प्रैक्टिकल बात है। अच्छा, ये जो प्रैक्टिकल बात या नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ये जिनसे हजम हो वो किया करें, क्योंकि मैंने सर्टिफिकेट को भी देखना है, मैंने पास होने वालों को भी देखना है। बताऊंगा मैं ज्यादा भी, लेकिन एक कम से कम दर्जा भी बताऊंगा कि कम से कम ये फार्मूला याद कर लें, कम से कम ये 4 बातें याद कर लें। करना तो ऐसे ही है, इस तरह की चीजें मैं कम से कम भी बताया करूंगा। तो मैं ऐसे ही एक एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं कि प्रैक्टिकली कॉस्ट की कैलकुलेशन कॉस्ट के हिसाब से ही होंगी,
जब प्रोडक्ट बी का पर यूनिट रेट निकाल रहे होंगे तो इन यूनिट्स की ये कॉस्ट, इनकी ये कॉस्ट इसके हिसाब से होना चाहिए। लेकिन एग्जाम में इतनी ज्यादा लॉजिकल कैलकुलेशंस की बजाय एग्जामिनर का फोकस इस बात पे है कि वो आपको लोअर वाली बात चेक करना चाह रहा है कि उससे कैलकुलेशन होती है कि नहीं होती। तो फॉर एग्जाम पर्पस वही जो भी कुछ देर पहले आप लोग ही बोल रहे थे कि यहां पर बी की कैलकुलेशन करते हुए क्या लिखूंगा मैं 110, तो आप एग्जाम के लिए यही वाली बात याद रखें। तो अब ये ओपनिंग प्रोडक्ट ए का पिछले साल 70 या 75, 70 वेटेड एवरेज मेथड है। तो ये जो 5000 यूनिट्स बचे हुए हैं उनकी कॉस्ट क्या होगी, एवरेज निकाल लेते हैं 60 470, एवरेज रेट निकल आया 470 डिवाइडेड बाय 60 7.83, ये आ गई कॉस्ट पर यूनिट जी। बात की अभी कि प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो हम कॉस्ट पे रिकॉर्ड नहीं कॉस्ट पे रिकॉर्ड नहीं, मैंने कहा कॉस्ट की कैलकुलेशन यानी पर यूनिट कॉस्ट की कैलकुलेशन में जो वैल्यूज इस्तेमाल हो रही होंगी वो असली वाली कॉस्ट ही इस्तेमाल हो रही होंगी, ये कहा मैंने। हाँ हाँ देखें असल में भी ना वैल्यू लोअर ही होती है, लेकिन जो कॉस्ट की कैलकुलेशन सारी इन्वेंटरी कार्ड में हम सब कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे होते हैं, वो सारी कैलकुलेशन कॉस्ट की बेस पे ही होती है, वो सब कॉस्ट की बेसिस पे है। लेकिन अगर आपको वैल्यू निकालने के लिए कहा जा रहा है और जिस तरह इसी सवाल के अंदर ये ओपनिंग की वैल्यू दी हुई है तो फिर आप वो लोअर वाली वैल्यू लेके रेट निकालेंगे। रहने दें, कंफ्यूजन बढ़ गई आपकी। 70,000 लिया है, क्यों लोअर था, कॉस्ट निकल आई, यूनिट्स निकल आए, आगे अब क्या चाहिए, यूनिट्स मिल गए, कॉस्ट मिल गए, आगे एनआरवी। सेल प्राइस प्रोडक्ट ए कितने का बेच लेंगे, 10 का। कॉस्ट टू सेल होगी कोई है जी, होगी, कॉस्ट टू सेल समझ लें। चूंकि डैमेज यूनिट्स भी हैं तो इनकी एनआरबी के लिए वो कॉस्ट टू रिपेयर भी आनी है, और वो जो नॉर्मल वाले हैं उनमें कॉस्ट टू रिपेयर नहीं होनी है। लेकिन सेलिंग कॉस्ट बहरहाल है। एनआरवी कैलकुलेट करते हुए ये जो कॉस्ट टू सेल यहां से लेस होती है, इसको दोबारा समझें। कॉस्ट टू सेल एनआरवी निकालने के लिए वो है जो कॉस्ट खर्च करेंगे तो बिकेगी, जैसे एजेंट की कमीशन, जैसे पैक करके बेचना तो पैकिंग का खर्चा, जैसे कस्टमर तक पहुंचाना तो डिलीवरी का खर्चा। ये वो खर्चा है जो बेचने के लिए खर्चा करेंगे तो बिकेगा। इसको मैं एक और अंदाज से बोलता हूं, बेचना होगा तो ये खर्चा होगा, बेचेंगे नहीं तो ये खर्चा नहीं होगा। ये है कॉस्ट टू सेल। एनआरवी के लिए जो कॉस्ट टू सेल माइनस होनी है, ये वो खर्चा है जो खर्चा करते हैं तो बिकता है, और ना बेचना हो तो वो खर्चा नहीं करेंगे। अब यहां पर ना आपको कॉस्ट टू सेल का वर्ड नहीं लिखा मिल रहा, बस सेलिंग एक्सपेंसेस लिखे मिल रहे हैं, लेकिन साथ उन्होंने वेरिएबल का वर्ड लिख दिया। अब मैं इसमें आपको एक और वैरायटी बताता हूं। हो सकता है सवाल में वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस भी और फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस भी दिए होते। फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस की मिसाल समझ लें कि हमारा पूरा सेल्स डिपार्टमेंट है, उनको परमानेंट सैलरीज दी जाती हैं, तो फिक्स्ड के वेरिएबल, तो वो जो उन सेल्स वाले लोगों को हर महीने की सैलरीज दे रहे होते हैं, वो यहां पर कॉस्ट टू सेल में आनी चाहिए। क्यों, वो तो सैलरीज देनी है, जबकि कॉस्ट टू सेल में हम वो खर्चा ले रहे हैं कि जो खर्चा करेंगे तो ये बिकेगा इतने का, नहीं करेंगे तो नहीं बिकेगा। तो ये उन्होंने कॉस्ट टू सेल आपको हिंट दिया वेरिएबल के वर्ड से। वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस कौन से हैं, जो हुए ही तब होंगे जब बेचा होगा। ज्यादा बेचा होगा तो ज्यादा हुए होंगे, कम बेचा होगा तो कम हुए होंगे, तो ये लिंक हो गए ना उसके साथ। तो ये वेरिएबल का वर्ड लिख के उन्होंने हिंट दिया है कि वो यही चीज है जो आपको बता रहे हैं। अगर सवाल में वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस भी होते और फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस भी होते, हमने सिर्फ वेरिएबल वाले को कॉस्ट टू सेल कहना था, और अगर यही सिर्फ फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस होते तो कॉस्ट टू सेल ही कोई ना होती। नहीं, वेरिएबल कहने की वजह से ये कॉस्ट टू सेल में हम लेंगे, क्योंकि वेरिएबल है ही वो जो बेचा होगा तो खर्चे हुए होंगे, वही तो वेरिएबल होते हैं। ज्यादा बेचे होंगे तो ज्यादा, क्योंकि वो एक्टिविटी रिलेटेड चीज है, तो यही कॉस्ट टू सेल है। तो ये जो वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, यही हमने कॉस्ट टू सेल कह के लेने हैं यहां पर। तो मैं इसमें से 60,000 रुपए माइनस कर दूं, नहीं क्यों, क्या हर्ज है, ये 10 रुपए पर यूनिट है, जबकि 60,000 तो ये सारा टेबल फॉर द ईयर दिया हुआ है, तो बना लेते हैं पर यूनिट।
अभी किसी की क्लास है? नहीं। कौन सी क्लास? कितने बजे है? 4 बजे। तो उस कैंपस को कराची में तो नहीं है। चले ये ऐसे हो जाएगा सवाल, ऐसे कॉस्ट टू सेल 60,000 लेस कर दूं, क्या है? चल यार नजर आ रहा है ना, इधर देख ले फिर। ये 60,000 लिखा नजर नहीं आ रहा? 60,000 कर दूं माइनस यहां से। हम यहां पर यूनिट फिगर है ना, तो उस 60,000 को पर यूनिट कैसे बनाएं? पिछले पूरे साल में 60,000 रुपीज खर्चा हुआ था, पर यूनिट कैसे जाने? डिवाइड कर दें किन से? अच्छा ये सेलिंग एक्सपेंस है, तो किन से डिवाइड करें? जितने यूनिट्स बनाए थे, जितने यूनिट्स बेचे थे। कितने बेचे थे? कितने बेचे थे बताएं मैं? नहीं, लेकिन कुछ क्लासेस पहले ये निकाला था कि इनका आपस में रिलेशन है, कितने पहले थे, कितने और गए, कितने बच गए। तो अगर हमें यह पता है कि इतने पहले थे प्लस इतने और बन के आए माइनस इतने बचे हुए हैं, तो बाकी बिक गए होंगे। पहले कितने थे? 10,000, मजीद बने 50,000, बच गए 5,000, तो बिक गए होंगे 55,000। तो वो जो 60,000 रुपए दिया हुआ है उसको 55,000 से डिवाइड कर लें तो पर यूनिट कॉस्ट टू सेल आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 55,000। ओके, ये जो हम सारी एनआरवी की कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये पास्ट या फ्यूचर? फ्यूचर। ये टेबल तो गुजरे हुए साल का है। टेबल के नीचे लिखा हुआ है एक जुमला, टेबल के बिल्कुल एंड पे। हम अभी 31 दिसंबर 9 पे खड़े हैं। टेबल के नीचे लिखा हुआ है कि ये जो सेलिंग एक्सपेंसेस है ना, इन्होंने महंगा हो जाना। कितना? तो ये जो आंसर निकलेगा ये तो पिछले साल का है, हम तो फ्यूचर कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो अब जनवरी से ही ये महंगा हो जाएगा। ये पिछले साल का आंसर निकलेगा ना, अगले साल इससे महंगा हो जाना है। कितना? तो 10% महंगा कैसे कर लें उसको? ठीक है, ये 1.1 जिनको समझ नहीं आया तो ये ठीक है, इसको 10% महंगा करना है। अभी ये 100 है, 10% बढ़ाना है, तो ये ऐसे कर लेंगे। ये या 10% महंगा क्यों करना है? ये 60,000 रुपए 2009 का खर्चा है, इतने यूनिट 2009 में बेचे थे, पर यूनिट ये 2009 का है, लेकिन एनआरवी हम फ्यूचर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हम 31 दिसंबर 9 पे खड़े हैं, अब इनको जब बेचेंगे तो जनवरी 10 में बेचेंगे ना जाके, तो तब वो महंगा हो गया होगा, तो इसलिए इसको महंगा कर लिया। कितना? 1.2, 8.8। लेकिन ये जो एनआरवी है ये नॉर्मल वालों के लिए है, डैमेज वालों के लिए नहीं है। डैमेज वालों के लिए रिपेयर कॉस्ट भी चाहिए, तो अलग क्या निकालेंगे, इसे लेस कर लेते हैं। डैमेज वालों के लिए ये तो होना ही है ना, तो बस इसी में से माइनस कर लेते हैं। कॉस्ट टू रिपेयर कितनी? 3। क्या जी? कहां पर? किधर? ये 1.2 ब्रैकेट 10 में से ही माइनस किया, 8.8 आ गया, और कॉस्ट टू रिपेयर 3 है, दी हुई है सवाल में 5.8। नॉर्मल वालों के लिए ये एनआरवी और डैमेज वालों के लिए ये एनआरवी। देखिए, अगर आप डैमेज वालों के लिए अलग से भी एनआरवी निकाल लें तो सेल प्राइस में से कॉस्ट टू सेल माइनस करेंगे और रिपेयर माइनस करेंगे। तो मैंने एक ही गो के अंदर नॉर्मल वालों की भी एनआरवी और डैमेज वालों के लिए भी निकाले। यूनिट्स भी हैं, कॉस्ट पर यूनिट निकल आई, एनआरवी पर यूनिट निकल आई। क्योंकि कॉस्ट पर यूनिट भी एक ही है तो बस इसी को कंपेयर करके फैसला कर लेते हैं, यानी वैल्यू निकल आई एक ही। नॉर्मल वालों के लिए 4700 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 7। कॉस्ट एनआरवी ये लोअर है,
7.83 और डैमेज्ड वालों को 300 यूनिट्स। इन 300 यूनिट्स की ये कॉस्ट है, ये एनआरवी, तो 5.8। 80 1 नहीं है बस, आगे जीरो भी है। ये 4 3 8 अच्छा, इसमें ये कॉस्ट नॉर्मल वालों की भी यही है और डैमेज वालों की भी यही है। अब कॉस्ट तो यही है ना भाई, कॉस्ट तो यही है। जब बनाए थे तो बनाते हुए थोड़ी खराब वाले बना रहे थे और सही वाले बना रहे थे, बनाए तो सब एक जैसे ही हैं, कॉस्ट यही है। एनआरवी दोनों की फर्क है, नॉर्मल वालों की और है और डैमेज वालों की और है, इसलिए कॉस्ट और एनआरवी का कंपैरिजन हमने दोनों का अलग अलग किया। ये भी ए हुआ है। सी करा देता हूं। डॉटेड सी। अच्छा, जो अच्छे बच्चे हैं वो बैठ जाएं, जो गंदे घटिया वो चले जाएं। अच्छा, एक सी बस, इसको नोट करें ना पूरा तुम्हें। अच्छा चलो जुबानी सुन लें, सी में क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा, अब बाकी चारों में भी यही ऐसे ही होना है, सिर्फ वैल्यूज बदलनी है, सब में सेम इसी पैटर्न से होना है, सिर्फ वैल्यूज बदलनी है। सी में क्या फर्क पड़ेगा, सी और डी, FIFO। अच्छा, अब जब FIFO होगा तो FIFO में ये क्लोजिंग इन्हीं में से बचे होंगे, FIFO में आखिरी वाले में से बचे होते हैं, तो ये 5000 इसी में से बचे में होंगे। तो जब इसी में से बचे होंगे तो कॉस्ट पर यूनिट भी सिर्फ इन्हीं वाला ही निकलेगा, बस ये फर्क पड़ेगा। बाकी इसी पैटर्न के ऊपर ये पूरा होगा और कल क्लास में पूरा हो जाएगा।